हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीएस अप बाई डीएस सर। दोस्तों, आज की इस श्रृंखला में हम देखेंगे टॉप 20 इंडिया जीके के शानदार क्वेश्चन। टॉप 20 जीके के शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। यह क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं जिनमें हम सीधे क्वेश्चन और आंसर को हिंदी में कवर करेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार आपके एग्जाम में जो पूछे गए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो शानदार क्लास साबित होने वाली है यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम्स में आपका जीके पूछा जाता है, तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। अगर हम बात कर लेते हैं भारत के प्रथम कानून मंत्री के बारे में, तो दोस्तों इन्हें अब वर्तमान में विधि मंत्री के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे, जो कानून मंत्री होता था उसे हम दोस्तों विधि मंत्री के नाम से जानते हैं। और भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप उनका यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, याद रखना है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये भी याद रखेंगे। संविधान का निर्माता या संविधान का पिता भारत में बाबा साहब को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है। अगर हम बात कर लेते हैं अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के बारे में, तो ये प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और दोस्तों इसकी रचना महाकवि कालिदास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, याद रखेंगे, महाकवि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की जाती है। और दोस्तों कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये याद रखेंगे। गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। इसके दरबार में जो नवरत्न रहते थे, उन्हीं नवरत्नों में एक थे आपके कालिदास, इनको याद रखेंगे। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी याद रखना है, भारत का शेक्सपियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कालिदास ने कई आधुनिक ग्रंथों की रचना की थी, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अगर हम चर्चा करें विश्व मजदूर डे की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे के बारे में, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। मजदूरों का योगदान, जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के निर्माणों में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में जो भी मजदूरों का योगदान रहता है उसको याद करने के लिए इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे 1 मई को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात कर लेते हैं ओडिसी के बारे में, तो इससे पता चल रहा है इसके नाम से ही, ये दोस्तों ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य होगा। ठीक है, ओडिशा में याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य किया जाता है जिसका नाम ओडिसी है। और ओडिशा की भाषा की बात की जाए तो ये आपकी उड़िया भाषा है, ये याद रखना है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात कर लें शास्त्रीय नृत्य के बारे में, अगर दोस्तों बात करें क्लासिकल डांस के बारे में, तो वर्तमान में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, याद रखेंगे दोस्तों 8 क्लासिकल डांस हैं। कितने हैं, शास्त्रीय जो डांस है, क्लासिकल डांस है, ये वर्तमान में 8 हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक शामिल है आपका ओडिसी। अगर हम चर्चा करें असम में क्या कोई शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखेंगे असम में सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है, जो कि भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया, इसको याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, ये भी याद रखेंगे, कौन सा, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में हमारा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। शानदार सा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य ओडिशा से संबंधित हो जाएगा, कुछ इस तरह से किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है। अगर हम दोस्तों चर्चा करते हैं भाखड़ा बांध की, तो भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे ये सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, सतलुज नदी पर स्थित है। सतलुज नदी तिब्बत में इसका उद्गम होता है, ये याद रखना है। और दोस्तों ये सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये याद रखना है, सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और सतलुज नदी पर स्थित है अपना भाखड़ा बांध। ठीक है, शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। देखिए, अमेरिका के द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। कितने, याद रखेंगे, 2 परमाणु बम गिराए गए थे। कुछ इस तरह से इनका नज़ारा था। और पहला जो परमाणु बम था दोस्तों वो गिराया गया था हिरोशिमा पर। और हिरोशिमा में याद रखेंगे पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया जाता है। इसके बाद अमेरिका यहाँ तक ही नहीं रुका और उसने
अगले 3 दिनों के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के पुनः नागासाकी पर, ये याद रखना है, नागासाकी पर पुनः से बम गिरा दिया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई, लगभग लाखों लोग मारे गए, कई लोग अपंग हो गए, कई परिवार से बच्चे अनाथ हुए, ठीक है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जापान पर तीसरे परमाणु बम का प्लान किया जा रहा था 15 अगस्त 1945 को, लेकिन दोस्तों उससे पहले जापान द्वितीय विश्व युद्ध में सरेंडर कर देता है और तीसरा बम अमेरिका के द्वारा जापान पर नहीं गिराया जाता है। तो याद रखना है, जो हिरोशिमा पर गिरा था परमाणु बम वो 6 अगस्त 1945 को गिरा था। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। अगर हम बात करें काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, मान लीजिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है, कुछ इस तरह से ये रेखाएं जो बनाई जाती हैं, ये सारी की सारी आपको मैप में दिखाई दे रही होंगी। ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये सारी की सारी रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं। जबकि इसी ग्लोब पर यदि इस तरह की रेखाएं मिल जाएं, इस तरह की, तो इन रेखाओं को बताना है दोस्तों ये कैसी रेखाएं होंगी, ये आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें देशांतर रेखा की, तो ये ग्रीनविच रेखा से गुजरती है, यानी कि जो कि लंदन में स्थित है, ग्रीनविच वेधशाला इसी से निकलती है, जो मध्य की आपकी देशांतर है, यानी 0 डिग्री देशांतर। जबकि अक्षांश रेखा की बात की जाए तो ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है? भूमध्य रेखा। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज पाया जाता है। देखिए कौन सा अनाज पाया जाता है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर होना चाहिए खाया जाता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन था कि कौन सा अनाज खाया जाता है, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल। और चावल के उत्पादन में भारत सेकंड स्थान पर है और पहले स्थान पर आपका चाइना स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगर हम बात करें भारत के दृष्टिकोण से तो चावल भारत में सर्वाधिक किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल के लोग चावल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। जबकि गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक भारत में उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। शानदार से क्वेश्चन है सारे के सारे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कि सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज चावल हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। जबकि सर्वाधिक उत्पादन किया जाने वाला अनाज आपका चावल और गेहूं दोनों हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। देखिए कुछ इस तरह से राजस्थान के दिलवाड़ा के मंदिर दिखाई देते हैं और ये मंदिर जो है ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? याद रखेंगे दोस्तों, जैन धर्म से। तो सीधा सा इसको याद रखना है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। इससे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, जब भी पूछा जाएगा कि दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है तो याद रखना है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, यानी कि जैन धर्म से। और इन मंदिरों का निर्माण माउंट आबू के राजा थे एक बिमल शाह। कौन थे? याद रखेंगे, बिमल शाह राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर कहाँ पर पड़ते हैं तो दोस्तों याद रखना है ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। कहा जाता है कि ये मंदिर ताजमहल से भी अच्छे लगते हैं देखने में, यदि आपने इनका सैर किया हो, यदि टूर किया हो, ठीक है, तो देखेंगे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन क्या कहलाता है। देखिए भगवान बुद्ध ने जब पहला अपना प्रवचन दिया था, ये कहाँ पर दिया था बताना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दिया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सारनाथ, और यहीं पर भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, पहला उपदेश दिया था। और इस उपदेश को दोस्तों कहा गया था धम्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बताते हैं कि परिवर्तन, ठीक है, याद रखेंगे ये परिवर्तन नहीं था, परिवर्तन था। तो धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन नहीं था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं महाविनिष्क्रमण के बारे में, तो जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, तब इन्होंने जब घर का त्याग किया था तो इस समय इनकी जो घटना थी, घर त्याग की घटना, ये महाविनिष्क्रमण कराई थी। जबकि भगवान बुद्ध की जब मृत्यु हुई, जो मृत्यु की घटना थी यानी कि जो मोक्ष की घटना थी, ये घटना हमारी महापरिनिर्वाण कहलाई थी। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश, पहला प्रवचन क्या कहलाता है? याद रखेंगे दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय खाई को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी पर सबसे गहरी एक महासागरीय खाई है और इस महासागरीय खाई को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरियाना गर्त। क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त। शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और ये जो मेरियाना गर्त है ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखेंगे दोस्तों प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसकी जो गहराई है यानी जो इसकी डेप्थ है ये दोस्तों लगभग
मीटर है। कितनी है याद रखेंगे? 11,000 मीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे 11,000 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमालय पर्वत जितना पृथ्वी पर ऊंचा है, यानी कि जो नेपाल में हिमालय पर्वत है, ये जितना ऊंचा है उससे भी कहीं गहरा आपका मैरियाना ट्रेंच है, जो कि प्रशांत महासागर में फिलीपींस वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसको याद रखना है। अगर सुंदागर्त की बात कर लें तो ये हिंद महासागर में पड़ता है। इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? ये शानदार सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं क्रिसमस के बच्चे की धारा, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एल नीनो जलधारा। एल नीनो जलधारा की बात की जाए तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो एल नीनो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है। कैसी है? गर्म। क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये भूमध्य रेखा का है 0 डिग्री का, और 0 डिग्री का जो एरिया होता है ये सबसे गर्म होता है। और ये जो जलधारा है कुछ इस दिशा में ऐसे चलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से जाती है ऐसे और फिर वापस लौट के पुनः वापस जब ऐसे देखिए नीचे से आती है ऊपर इस दिशा में जाती है, उसके बाद यहाँ से लौटकर वापस चली जाती है। इसको याद रखेंगे। ये जो गर्म जलधारा है ये प्रशांत महासागर के जल को गर्म करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है, यानी कि योगदान रखती है। अल नीनो को याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? अगर आसवान बांध की बात की जाए तो दोस्तों ये नील नदी पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? नील नदी पर। और नील नदी का जो उद्गम है ये व्हाइट नील, याद रखेंगे, व्हाइट नील और ब्लू नील दोनों से मिलकर होता है, तब इसको कहते हैं नील नदी। ठीक है, और ये नील नदी जो है व्हाइट और ब्लू नील कहाँ पर मिलती है? याद रखेंगे दोस्तों खार्तूम में। कहाँ पर बनती है? सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी खार्तूम में दोनों आपस में मिल जाती हैं और आगे चलकर यह नदी नील नदी कहलाती है। और नील नदी को दोस्तों मिस्र की जीवन रेखा या मिस्र का वरदान कहते हैं। ठीक है, नील नदी का वरदान कैसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं, ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? अगर हम बात करें हम्बनटोटा बंदरगाह की तो यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस देश का मैप है। आप कहेंगे ये भारत के नीचे लटका हुआ देश है श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका में स्थित है हमारा हम्बनटोटा बंदरगाह। इसको याद रखेंगे। ये अभी चर्चा में रहा था क्योंकि इस बंदरगाह को 99 साल के लिए, ठीक है, 99 यानी कि 99 साल के लिए श्रीलंका ने लीज पर दे दिया है। किस पर दे दिया है? लीज पर। किसको दिया है? तो चीन को दिया है। ये भी याद रखेंगे, इसलिए चर्चा में रहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एपी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि जो एपी कल्चर है आप यहाँ पर इमेज में देखेंगे तो आपको बहुत सारी मधुमक्खियाँ और शहद दिखाई देगा। तो याद रखेंगे शहद के उत्पादन से संबंधित जो आपका अध्ययन होता है, शहद के उत्पादन से संबंधित जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। इसको याद रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं अंगूर उत्पादन के बारे में तो दोस्तों इसे कहा जाता है वीटिकल्चर। क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। वीटिकल्चर होता है अंगूर उत्पादन, जबकि शहद उत्पादन क्या होता है? मधुमक्खियों को पालन या फिर शहद उत्पादन हो जाता है एपीकल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन है? तो यहाँ पर आपको विश्व का मैप दिखाई दे रहा हो। यदि आपने मैप पढ़ा है तो यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और इनमें से जो सबसे व्यस्ततम आपको यहाँ पर कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और ये जो एस आकृति का महासागर है इसका नाम है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी हिस्सा है यानी कि उत्तरी अटलांटिक सागर ये हो जाएगा विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्ता। ठीक है, अमेरिका का जो व्यापार होता है जो यूरोप के देशों से, अफ्रीका के देशों से लगभग उत्तरी अटलांटिक महासागर से ही होता है। इसको याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? अगर हम बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने तेल उत्पादक क्षेत्र के बारे में तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका असम में। कहाँ पर? असम में। और असम में आपका डिगबोई, याद रखेंगे। ये दोस्तों जो डिगबोई है ये लगभग आपका 19वीं सदी में खोजा गया था। इसको 1870-75 के आसपास, ऐसे इसका एग्जैक्टली डेट पता नहीं है। ठीक है, याद नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन असम में स्थित है आपका डिगबोई। और डिगबोई तेल उत्पादन जो क्षेत्र है ये एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। कुछ इस तरह से यहाँ पर रिफाइनरी लगी हुई है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो एशिया का सबसे पुराना क्या हो जाएगा? असम में स्थित है डिगबोई क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं सांगपो रिवर के बारे में तो यहाँ पर मैप में आपको दर्शाया गया है यारलुंग सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में दोस्तों। और इस नदी को
जो नाम है, इस नदी का जो नाम है ये तिब्बत में क्या है, सांगपो है, जबकि भारत में इसे दोस्तों जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से भारत में जाना जाता है। और ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है आपको, ये लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, यांगयाप दर्रा, यहीं से प्रवेश करती है दोस्तों सांगपो रिवर, और इसको भारत में क्या जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है। शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इसको याद रखेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील के बारे में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलर झील। क्या हो जाएगा? बुलर झील। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है आपकी बुलर झील, इसको याद रखेंगे। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि एक खारे पानी की झील है, और यह उड़ीसा में निर्मित एक लेगून झील है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए, तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी कहाँ पर? नागपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। पर्यावरण को ध्यान रखते हुए एक विश्वविद्यालय है दोस्तों, CSIR के द्वारा संचालित किया जाता है। और नीरी का जो मुख्यालय है, इसे हम दोस्तों शॉर्ट में नीरी कहते हैं, और इसका मुख्यालय नागपुर में हो जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज के आपको टॉप 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। यदि टॉप 20 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है अपने क्वेश्चंस के आंसर। तथा दोस्तों अभी चैनल पर यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमको धैर्यपूर्वक सुना है, तो याद रखेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम आपके लिए विभिन्न प्रकार की क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखते रहिए GS Up by DS सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।